अस्सलामुअलैकुम। पोरस को अंदाज़ा था कि वह बहुत जल्द चारों तरफ से घेरा जाने वाला है। ये बहुत बड़ी और बहुत बुरी खबर थी कि आइंदा टेलीपैथिक इल्म को इस दुनिया से बिल्कुल मिटा दिया जाएगा और मिटाने वाला पोरस होगा। ऐसा कौन है जो ख्याल ख्वानी से महरूम होना चाहेगा? ऐसी सलाहियतें नसीब वालों को मिलती हैं। दुनिया का कोई मुल्क और कोई बड़ा टेलीपैथी जानने वाला पोरस तक ना पहुँच सका, लेकिन अब वो किसी हद तक ज़ाहिर होने लगा था। ख्याल ख्वानी के ज़रिए राब्ते करने लगा था। ये मालूम हो चुका था कि वो इन दिनों न्यूयॉर्क में है। मैन किलर ने पहले अल्पा से रब्ता किया, उसे पोरस के मुतालिक बताया कि वह एंटी टेलीपैथी दवा तैयार कर रहा है। वो दवा जहाँ स्प्रे की जाएगी वहाँ काम करने वाले के दिमाग से टेलीपैथी का इल्म मिट जाएगा। अल्पा ने कहा, यह बात सभी टेलीपैथी जानने वालों के लिए तशवीशनाक है। ऐसी दवा तैयार नहीं होनी चाहिए। पोरस को ऐसी दवा तैयार कराने से बाज रखना चाहिए। हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों को यकजा होकर पोरस से बात करनी चाहिए। उस पर दबाव डालना चाहिए कि वो ऐसी कोई दवा तैयार ना कराए। क्या वो हमारे दबाव में आएगा? जब दुनिया के तमाम टेलीपैथी जानने वाले उसका मुहासबा करेंगे तो पोरस को अपने इरादे में लचक पैदा करनी होगी। अल्पा और मैन किलर ने शीतारा से रब्ता किया। वो बोली, हाँ मुझे पता है, पोरस हमारी दुनिया से टेलीपैथी के इल्म को मिटाने वाला है। ये हम सब के लिए तशवीश की बात है। वो बहुत ही ज़िद्दी और सरफिरा जवान है। मेरी समझ में नहीं आता कि उसे उसके इरादे से बाज कैसे रखा जाए। हम सब मिलकर उस पर दबाव डालेंगे। उससे किसी तरह का समझौता किया जा सकता है। जब तक उसकी कोई कमज़ोरी हाथ नहीं आएगी वो किसी के दबाव में नहीं आएगा। मैंने कसम खाई है कि पोरस को किसी तरह कमज़ोर बनाऊंगी या उसे गोली मार दूंगी। इस मकसद के लिए मैं न्यूयॉर्क आ चुकी हूँ और उसे दिन रात तलाश कर रही हूँ। मैन किलर ने कहा, तुम वही कर रही हो जो मैं करना चाहता हूँ, यानी मैं न्यूयॉर्क में हूँ और उसे तलाश कर रहा हूँ। अल्पा ने कहा, टेलीपैथी सबके लिए अहम है। हमें इस सिलसिले में फरहाद साहब से भी मशवरा करना चाहिए। उन्होंने मुझे मुखातिब किया, मुझे पोरस के मुतल्लिक बताया। मैंने कहा, मैं किसी हद तक पोरस के मुतल्लिक मालूमात रखता हूँ। उसे पूरी तरह नहीं जानता, अभी वो पुरस्कार है, मगर जल्द अपनी खूबियों और खामियों के साथ ज़ाहिर हो जाएगा। उसने हम सब की नादीदा बनाने वाली गोलियों और फ्लाइंग कैप्सूलों को नाकारा बना दिया, लेकिन आपने और बाबा साहब के दायरे ने उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। हम खुद चाहते थे कि यह गायब होने वाला जादुई अमल किसी तरह ख़त्म हो जाए। जब पोरस ने ऐसा किया तो हमने भी रज़ा कराना तौर पर तमाम गोलियों और कैप्सूलों को नाकारा बना दिया। क्या आप चाहेंगे कि पोरस टेलीपैथी के इल्म को भी मिटा दे? टेलीपैथी एक अच्छा और तामीरी इल्म है। इस इल्म से बड़े बड़े फ़ायदे हासिल किए जा सकते थे, लेकिन इसके बरक्स हम सब ने इस इल्म के ज़रिए नफ़रतें पैदा की हैं और हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहे हैं। हम सब मिलकर अहद करेंगे कि इस इल्म को नेक मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो मेरा ख्याल है पोरस इस इल्म को नहीं मिटाएगा। उसके बयान के मुताबिक उसके अज़ाइम नेक हैं। हमें देखना चाहिए अगर हम टेलीपैथी का सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो भी अपने नेक अज़ाइम पर कायम रहेगा या नहीं। अगर वह सिर्फ अपने दिमाग में टेलीपैथी का इल्म महफूज रखे और हम सबको उसे महरूम कर दे तो हम उसका क्या बिगाड़ लेंगे? अभी तुम उसका क्या बिगाड़ सकते हो? आप इस इल्म को महफूज रखने के लिए अभी से हिफाजती तदाबीर कर सकते हैं, वरना दूसरों की तरह आप भी इस इल्म से महरूम हो जाएंगे। मैन किलर ने कहा। फरहाद अली तैमूर की अहमियत और शख्सियत, इस नाम का रोब और दबदबा टेलीपैथी के पास कायम है। जब आपके पास ये इल्म नहीं रहेगा तो आपकी शख्सियत ज़ीरो हो जाएगी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम लोग मेरी फिक्र ना करो, मैं अपने हालात से निमटना जानता हूँ। आपके इत्मीनान से ज़ाहिर है कि आपके और पोरस के दरमियान कोई समझौता हो गया है। वो उस दवा से आपकी टेलीपैथी के इल्म को नहीं मिटाएगा। तुम अपने तौर पर ऐसा समझ लो, जबकि ऐसा नहीं है। उन्होंने मुझसे मायूस होकर रब्ता ख़त्म कर दिया। नताशा ने कहा, पारस भी अपने बाप की तरह मुतमईन है, उसे भी टेलीपैथी से महरूम होने की फ़िक्र नहीं है। मैन किलर ने कहा, सिर्फ पारस ही नहीं, फरहाद की फैमिली के तमाम अफराद पोरस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहे हैं। इससे साफ ज़ाहिर है कि पोरस से उनका कोई दोस्ताना मुआहदा हो चुका है। नताशा ने कहा, यह बात हमारे लिए और ज़्यादा तशवीशनाक है। आइंदा हम सब टेलीपैथी से महरूम हो जाएंगे और वह लोग ख्याल ख्वानी के ज़रिए हम पर हुकूमत करेंगे। वो सब परेशान हो रहे थे और अपने तौर पर पोरस के खिलाफ कुछ कर गुजरने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे हुए थे। शीतारा और मैन किलर के अलावा नताशा भी वहां राजदारी से आ गई थी। इसराइल में अल्पा की मसरूफियात ज़्यादा थी, इसलिए वो पोरस तक पहुंचने के लिए अपना मुल्क छोड़कर न्यूयॉर्क नहीं आ सकती थी। हालांकि वो भी फिक्रमंद थी। कुछ अरसे बाद टेलीपैथी का इल्म मिटने वाला था। इसके साथ ही वह अल्पा सिफर हो जाती, जो मुमलकत इसराइल का अहम सतून कहलाती थी। वह अपने यहूदी अकाबरीन की नज़रों से गिरने वाली थी। अल्पा, मैन किलर, शीतारा और नताशा ने यह तय किया था कि ख्याल ख्वानी के ज़रिए पोरस से रब्ता करते रहेंगे और उसे टेलीपैथी के खिलाफ दवा इस्तेमाल करने से बाज रखने की कोशिशें करते रहेंगे। पारस भी न्यूयॉर्क में था, लेकिन कोई उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। फिल वक्त पोरस की अहमियत थी, सब उसके पीछे पड़े हुए थे। उससे दिमागी रब्ता करने के दौरान में ये कोशिश होती थी कि पोरस के आसपास की आवाज़ सुनाई दे, ताकि अंदाज़ा हो सके कि वो किस जगह है और किसके साथ वक्त गुजारे। जिसके भी दिमाग में पहुंचा जाता उसके आसपास की आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं। पोरस किसी को अपने अंदर आने से नहीं रोकता था। उसके पास आने वालों में से किसी को ट्रैफिक का शोर सुनाई देता, किसी को पता चलता था कि वो किसी क्लब में बैठा हुआ है या किसी बोट में समुंदर की सैर कर रहा है। जहाँ उसके पाए जाने की उम्मीद होती थी उधर वो लोग दौड़े चले जाते।
ये सब जानते थे कि पोरस अपनी असल सूरत शक्ल के साथ नहीं होगा, किसी बहरूप में होगा। उसे उसकी किसी हरकत से पहचाना जा सकता था। एक जगह शीतारा ने उसे ताड़ लिया। अब उसने न्यूयॉर्क में जिसे देखा वो पोरस से मुशाबियत रखता था। ये ज़रूरी नहीं था कि मुशाबियत रखता हो तो पोरस ही हो, लेकिन वो बड़ी आसानी से तस्दीक कर सकती थी। वो नादीदा बनकर उस जवान के पास आ गई। वो एक शॉपिंग सेंटर से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गया। वो भी उसके साथ वाली सीट पर बैठ गई। वो कार स्टार्ट करके हौले हौले सीटी बजाते हुए ड्राइव करने लगा। उसी वक्त बिली डोना ने उसे मुखातिब किया, हेलो पोरस, कहाँ जा रहे हो? यूं ही तफरी के मूड में हूँ। मैंने तुम्हें बताया था कि यहाँ तुम्हारी जान के कई दुश्मन हैं, लेकिन तुम आज़ादी से घूम रहे हो। मैंने चेहरे पर तब्दीली की है, कोई मुझे पहचान नहीं सकेगा। बाय द वे, तुम मेरी दुश्मन क्यों नहीं हो? तमाम टेलीपैथी जानने वाले इसलिए तुम्हारे दुश्मन है कि तुम टेलीपैथी का इल्म इस दुनिया से मिटा देना चाहते हो। लेकिन मैं और पारस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, और हम ऐसा नहीं सोचते कि टेलीपैथी को कायम रखने के लिए तुम्हें हलाक कर दिया जाए। शायद पारस इसलिए मुझे हलाक नहीं करना चाहता कि मैंने तुम्हें यहाँ आर्मी की कैद में जाने से बचाया था। पोरस, एहसान न जताओ। पारस किसी का एहसान नहीं लेता। तुमने उसकी महबूबा को मिलिट्री इंटेलिजेंस की गिरफ्त से रिहाई दिलाई थी। वो भी जल्द तुम्हारे काम आकर तुम पर एहसान करेगा। वो मुस्कुरा कर बोला, अच्छा, वो भला मेरे क्या काम आएगा? मैं तुम्हें इतला देने आई हूँ कि तुम खतरात में घिरे हुए हो। कौन सी नई बात कह रही हो? मैं जानता हूँ शीतारा, नताशा और मैन किलर वगैरह सब मुझे तलाश कर रहे हैं और मुझे देखते ही गोली मार देना चाहते हैं। तुमने चेहरा बदल लिया है, अंदाज बदल लिए हैं। इसके बावजूद चालाक दुश्मन तुम्हें पहचान सकते हैं। क्या तुम इतनी लंबी गुफ्तगू करके ये मालूम करना चाहती हो कि मैं कहाँ जा रहा हूँ? नहीं, अभी मुझे पारस ने कहा था कि तुम्हारे एहसान का बदला चुका हूँ और तुम्हें बताऊँ कि शीतारा तुम्हारे ताक़ुब में है। मुझे खतरे से आगाह करने का शुक्रिया। वाह, क्या एहसान किया जा रहा है। अब जाओ। उसने सांस रोक ली। बिली डोना चली गई। शीतारा उसके पास बैठी उसे तवज्जो से देख रही थी। पारस का अंदाज ऐसा था जैसे कार ड्राइव करने के दौरान में ख्याल ख्वानी कर रहा हो। शीतारा ने चुपके से उसके दिमाग में पहुंचकर देखा तो मालूम हुआ कि बिली डोना से बातें कर रही है। उसे बता रही है कि शीतारा उसके ताक़ुब में है। ये उसके लिए हैरानी की बात थी कि पारस उसके ताक़ुब के बारे में कैसे जानता है, जबकि वो नादीदा बनी हुई थी। उसे पारस तो क्या, करीब बैठा हुआ पोरस भी नहीं देख पा रहा था। उसने एक बंगले के सामने कार रोक दी। कार से उतरकर बंगले के अंदर आया। शीतारा वक्त ज़ाया नहीं करना चाहती थी। अंदर पहुंचते उसे गोली मार देना चाहती थी, लेकिन वो सीधा टॉयलेट में चला गया। वो बाहर रह गई, उसका इंतज़ार करने लगी। थोड़ी देर बाद फैसला होने वाला था कि आइंदा इस दुनिया में टेलीपैथी का इल्म कायम रहेगा या नहीं। सिर्फ एक जवान की मौत से वो इल्म कायम और दायम रह सकता था। बस उसी की हलाकत की देर थी। वो बेचैनी से इंतज़ार करने लगी। कुछ लोगों की आदत होती है टॉयलेट में बैठकर ख्यालों की दुनिया में खो जाते हैं। उसे किसी न किसी वक्त बाहर आना था। आखिर वह दरवाज़ा खोलकर कमरे में आया। फिर शीतारा को देखते ही ठिठक गया। वो नमूदार हो गई थी। दोनों हाथों से टीटी को मजबूती से पकड़े पोरस को निशाने पर रखकर बोली, टेलीपैथी की बका के लिए तुम्हारी मौत लाजमी है। ये कहते ही वो गोली चलाना चाहती थी। उससे पहले ही खिड़की के बाहर से एक फायर हुआ। शीतारा के हाथ से टीटी गिर पड़ा। फिर इससे पहले कि वो झुककर उसे उठाती, पोरस ने छलांग लगाकर उसे एक लात मारी। फिर उस हथियार को उठा लिया। वो लात खाकर दूर जा गिरी। वहां गिरते ही गोली निकलकर नादीदा हो गई। पोरस ने दौड़ते हुए खिड़की के पास आकर देखा। बाहर कोई नजर नहीं आया। वो बंगले के बाहर जाना चाहता था। उसे अपने दिमाग में आवाज़ सुनाई दी, बिली डोना ने दुरुस्त कहा था, मैं किसी का एहसान नहीं रखता। तुमने एक बार एहसान किया था, उसके बदले तुम्हें ये नई जिंदगी मुबारक हो। पोरस के दिमाग में सन्नाटा छा गया। पारस जा चुका था। वह जवाबन पारस से कुछ न कह सका। इन लम्हात में उसे अपनी सलामती की फिक्र थी। नादीदा बन जाने वाली शीतारा कहीं से भी उस पर हमला कर सकती थी। उसने कहा, हमारे दरमियान जो ताल्लुकात थे वो इतने बदतरीन नहीं थे कि तुम मुझे गोली मार देती। अब मैं सारी उम्र तुम्हें जानी दुश्मन समझता रहूँगा। उसे जवाब नहीं मिला। शीतारा की तरफ से खामोशी रही। वो सोच रही थी कि ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। अगर अभी से ख़त्म ना किया गया तो ये आइंदा टेलीपैथी के इल्म को नाबूद कर देगा। लेकिन शीतारा के पास इस वक्त कोई हथियार नहीं था। जो हथियार था वो पोरस के हाथ लग गया। वहाँ किचन में यकीनन चाकू वगैरह होगा। वो किचन से चाकू लाकर उसके पीछे नमूदार होकर उसे ज़ख्मी कर सकती थी, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमा सकती थी। लेकिन वो पोरस को छोड़कर किचन में जाना नहीं चाहती थी। वो वहाँ से फरार होकर कहीं रूपोश भी हो सकता था। उसने कहा, मैं जानता हूँ तुम यहाँ हो और फिर हमला करने वाली हो, लेकिन हमला करने के लिए तुम्हें नमूदार होना पड़ेगा। ऐसे ही वक्त मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वो बोली, हाँ मैं मौजूद हूँ, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे यकीन है कि तुम्हारे जैसे मक्कार ने अपने पास नादीदा गोलियाँ रखी होंगी। तुम किसी वक्त भी गायब हो सकते हो। काश मेरे पास एक ही गोली होती, मैं अभी उसे निगल कर रूपोश हो जाता और तुमसे पीछा छुड़ा लेता। शीतारा ने दिल ही दिल में यह तस्लीम किया, अगर इसके पास गोली होती तो वो इसे निगल कर रूपोश हो जाता। उसने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ, मुझसे दुश्मनी ना बढ़ाओ, दोस्ती की गुंजाइश रखो और मुझे यहाँ से जाने दो। मैं जब यहाँ से जाऊँ तो मेरे पीछा ना करो। मैंने तुम्हें रोका नहीं है, तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, और तुम मेरे साथ लगी रहोगी तो मुझे तुम्हारी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। ये मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ कि इस दुनिया का कोई टेलीपैथी जानने वाला मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। अभी तुम्हारा दाव चल रहा है, तुम भी किसी न किसी तरह मुझे हलाक करना चाहोगी।
ये तो सीधी और साफ बात है, मैं ये मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। जब तक तुम्हें हलाक नहीं करूंगी नादीदा बनकर साथ रहूंगी। पता नहीं हम दोनों में से कौन किसे हलाक करेगा। जब तक हलाकत ना हो मुझे तुमसे छुपने की तदबीर पर गौर करना चाहिए। वो हाथ में टीटी लिए इधर उधर देखता हुआ बंगले के बाहर आया, फिर अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट करके ड्राइव करने लगा। शीतारा सोचने लगी, ये बहुत मक्कार है, कोई मक्कारी दिखाकर मेरी नज़रों से ओझल हो सकता है। मेजर टी हंटर और गोरानो जोसेफ उसके मामूल और ताबेदार थे। वो ख्याल ख्वानी के जरिए उन्हें बताने लगी कि पारस एक ब्लैक मर्सिडीज़ में 27वीं स्ट्रीट से गुजर रहा है। वह दोनों फ़ौरन उसके ताक़ुब में आए, वो उन्हें गाइड करती रहेगी। तमाम टेलीपैथी जानने वालों का ये मुश्तरका फैसला था कि पोरस को जिंदा नहीं रहना चाहिए। वो जहाँ भी नजर आए उसे गोली मार देना चाहिए। ऐसा एक मौका शीतारा के हाथ से निकल गया था। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कार ड्राइव करते हुए कहाँ जा रहा है। यह अंदेशा बढ़ता जा रहा था कि वो कोई ज़बरदस्त चाल चलेगा और उसे धोखा देकर गुम हो जाएगा। इस कार के अंदर कोई औजार भी नहीं था, वरना उसे जख्मी करके उसके दिमाग पर कब्जा जमा लेती। वो मैन किलर को मुखातिब करके बोली, पोरस मेरी नज़रों में है, लेकिन मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि उसे नुकसान पहुँचा सकूँ। मैं नहीं चाहती कि वो जिंदा बचकर निकल जाए। ये तुम भी ना चाहोगे। उस वक्त मैन किलर नताशा से बातें कर रहा था। नताशा ने शीतारा की बात सुनकर कहा, हमें बताओ वो कहाँ है, हम मौत बनकर उसके सर पर पहुँच जाएंगे। वो बोली, अभी वह ब्लैक मर्सिडीज़ ड्राइव कर रहा है, 28वीं स्ट्रीट से गुजर है। ये रास्ता प्राइवेट फ्लाइंग क्लब की तरफ जाता है। मैन किलर ने कहा, फिर तो वो कोई छोटा तैयारा या हेलीकॉप्टर किराए पर लेकर इस शहर से फरार होना चाहता है। उसे इस शहर से बाहर जाने का मौका नहीं देना चाहिए। आर्मी के मुसल्लह जवान एयरपोर्ट, फ्लाइंग क्लब्स, बंदरगाह और हाईवे की नाकाबंदी कर चुके हैं। हर बड़ी चौकी पर ख्याल ख्वानी करने वाले मौजूद हैं। वो हर गुजरने वाले के दिमाग में झांक रहे हैं। पोरस बहरूप में होने के बावजूद पकड़ा जाएगा। पूरे न्यूयॉर्क शहर में फ़ौज, पुलिस और इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया गया था। सब अपनी अपनी जगह मुस्तैद थे। वो शहर से बाहर निकलने के जिस रास्ते पर जाता उसे गिरफ्तार कर लिया जाता, और जब तस्दीक हो जाती कि वो पोरस है तो उसे फ़ौरन गोली मार दी जाती। वो कार ड्राइव करते हुए बोला, तुम खामोश हो, इसका मतलब है ख्याल ख्वानी में मसरूफ़ हो। अपने ताबेदारों को भी मेरे पीछे लगा रही हो। सिर्फ मेरे ताबेदारी नहीं, तमाम टेलीपैथी जानने वाले तुम्हारा मुहासरा करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। मैं ख्याल ख्वानी के जरिए उन सब की रहनुमाई कर रही हूँ। उन्हें बता रही हूँ कि तुम किन रास्तों से गुजर रहे हो और किस सिमत जा रहे हो। जब टेलीपैथी जानने वालों की पूरी फ़ौज मुझे घेरने में मसरूफ़ है तो मुझे यकीन कर लेना चाहिए कि मेरा आखिरी वक्त आ गया है। लेकिन शीतारा, अगर मैं जिंदा रह गया तो फिर सारी उम्र तुम्हारी ज़िंदगी हराम करता रहूँगा। बोरस, आज तुम्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकेगी। मरने से पहले ये बता दो कि मेरी टीटी की गोली से तुम्हें किसने बचाया था। तुम उसी बंगले में मेरी गोली से हलाक हो जाते, वहाँ किसने तुम्हारी मदद की थी? मुझे तो वही बचाएगा जिससे टेलीपैथिक इल्म के ज़ाय होने का दुख नहीं होगा। फरहाद और उसकी फैमिली के अफराद को इस बात की कोई फिक्र नहीं है कि तुम इस इल्म को ज़ाय करने वाले हो। क्या फरहाद ने अभी तुम्हें बचाया था? नहीं, उनके बेटे पारस ने। अच्छा, तो तुम दोनों में दोस्ती हो गई है। हमारे दरमियान ना दोस्ती है ना दुश्मनी। मैंने उसकी महबूबा बेलीडोना को मिलिट्री इंटेलिजेंस वालों की हिरासत से रिहाई दिलाई थी। पारस ने तुमसे मेरी जान बचाकर एहसान का बदला चुका दिया। तुम झूठ बोल रहे हो, वह भी तुम्हारे साथ है। इसीलिए तुम इत्मीनान से गाड़ी ड्राइव कर रहे हो कि वो फिर तुम्हारी मदद करेगा। वो मेरे साथ कैसे हो सकता है? क्या तुम समझती हो वो तुम्हारी तरह यहाँ नादीदा बना हुआ है? हाँ, उसके पास भी गोली हो सकती है। अब वो गैर मामूली गोली किसी के पास नहीं है। तुमने बड़ी मक्कारी से ऐसी गोलियाँ महफूज कर ली हैं। तुम इसे मक्कारी कह लो, मैंने इन गोलियों को महफूज रखकर दूर अंदेशी का सबूत दिया है। अब तुम चूहे की तरह भाग रहे हो और मैं बिल्ली की तरह तुम्हें दबोचने वाली हूँ। मैं शेर पर सवा शेर हूँ। ऐसे रास्ते पर जा रहा हूँ जिसके अतराफ जंगलों से भरा हुआ पार्क है। यहाँ मैं रुपोश रह सकूँगा। अभी मैन किलर ने बताया है कि दर्जनों फौजी गाड़ियाँ इस रास्ते पर हैं। तुम्हें आगे और पीछे से घेरा जाएगा और तुम पार्क में जाकर छुपना चाहोगे तो मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी। पोरस ने सड़क के किनारे गाड़ी रोककर कहा, मैं जोड़ का तोड़ जानता हूँ, तुमने बहुत पर्दा कर लिया, अब सामने आ जाओ। ये कहते उसने जेब से एक स्प्रे कैन निकाला, फिर ज़रा सी दवा स्प्रे की। इसके साथ ही दरवाज़ा खोलकर कार से बाहर निकलकर दौड़ता हुआ पार्क की तरफ जाने लगा। शीतारा भी उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन अकबनुमा आईने में खुद को देखकर चीख पड़ी। वह जिस्मानी तौर पर नमूदार हो गई थी। नादीदा बनाने वाली गोली का असर ज़ायल हो गया था। वह समझ गई कि पोरस दवा स्प्रे करके कार से निकलकर भाग रहे, उससे पीछा छोड़ा रहे। लेकिन पोरस के भागने की वजह यह थी कि उसके मुंह में भी नादीदा बनाने वाली गोली थी। उसने सांस रोक ली थी ताकि सांसों के जरिए वह दवा मुंह के अंदर गोली तक ना पहुंचे। शीतारा सांसें ले रही थी, इसलिए वह दवा उसके नथनों से गुजरकर उसके जिस्म के अंदर पहुंची थी, और जो गोली हलक के नीचे एक तरफ रहा करती थी उसका असर ज़ायल कर चुकी थी। वह गुस्से से पोरस को गालियां देने लगी। इस रास्ते पर आगे और पीछे फौजी गाड़ियां आकर रुक रही थीं। एक अफसर ने आकर कहा, हमें इसी मर्सिडीज़ का हवाला दिया गया था, वो कहाँ है? वो पार्क की तरफ इशारा करके बोली, वो उधर गया है, उसके पास हथियार है। तमाम फौजी पार्क की तरफ दौड़ते हुए जाने लगे। शीतारा सोचने लगी, पोरस के पास एक टीटी है, उसने मुझे गोली क्यों नहीं मारी, जबकि हम एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो पोरस की इस चालाकी को नहीं समझ सकती थी कि उसके पास भी नादीदा बनाने वाली गोली थी जो उसकी दाढ़ में दबी हुई थी।
उसे महफूज रखने के लिए वो सांस रोककर इतनी दूर चला गया था जहां वो दवा फिजा में तहलील होकर उसकी सांसों तक नहीं पहुंच सकती थी। इस पार्क में घने दरख्त थे। वो इन दरख्तों के दरमियान पहुंचकर फिर गोली निकलकर नादीदा बन गया। उसने देखा दर्जनों फौजी गाड़ियां सड़क के किनारे आकर रुक गई थीं और शीतारा की निशानदेही के मुताबिक तमाम फौजी जवान इस पार्क के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ यूं जा रहे थे जैसे पूरे पार्क का मुहासरा कर रहे हों। वो पार्क कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। पूरी तरह इसका मुहासरा करना मुमकिन नहीं था। चूंकि अंधेरा फैल चुका था इसलिए बड़ी बड़ी सर्च लाइट के जरिए रात को दिन बनाया जा रहा था, लेकिन जो दिन की रोशनी में नहीं मिला वो भला रात को क्या मिलता। सब हैरान और परेशान थे। वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया था। टेलीपैथी जानने वाले ये शोभा नहीं कर सकते थे कि वो नादीदा बन गया होगा। वह जिस तरह कई घंटों से अपने बचाव की फिक्र कर रहा था और तमाम मुखालफिन से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, इससे साफ जाहिर था कि उसके पास नादीदा बनाने वाली गोलियां नहीं हैं। मैन किलर ने ख्याल खोने के जरिए शीतारा से पूछा, वो कैसे तुम्हारी गिरफ्त से निकल गया? मैं एक औरत हूं, वो मेरी गिरफ्त में कैसे रह सकता था? मैं तो अब तक उससे लिपटी हुई थी, उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। बार बार तुमसे कह रही थी कि उसे फौरन घेर लो, पकड़ लो, मगर उससे पहले उसने अचानक कार रोकी। मुझे एक झटका लगा। जैसे ही मैं उससे अलग हुई वो कार से निकलकर पार्क के अंदर भागता चला गया। नताशा मैन किलर के जरिए शीतारा के अंदर पहुंची हुई थी। उसने कहा, तुम्हें अपने पास कोई तो हथियार रखना चाहिए था। वो तुम्हारी बेपरवाही की वजह से निकल गया है। शीतारा ने गुस्से से कहा, बकवास मत करो। मैं उसे घेरने के लिए जी जान की बाजी लगा रही थी। मैं उससे कभी गाफिल नहीं हो सकती थी, लेकिन वो बड़ा चालबाज है। अचानक ऐसी चाल चल गया कि मैं जवाबन कुछ न कर सकी। मैं होती तो उसकी हर चाल का मुंह तोड़ जवाब देती। शीतारा ने कहा, मिस्टर किलर, मैंने थोड़ी देर के लिए तुम्हें अपने दिमाग में आने दिया है, लेकिन तुम्हारे साथ एक कुतिया भी आ गई है। मैं सांस रोककर तुम्हारे पास आ रही हूँ। उसने सांस रोक ली। वो दोनों उसके अंदर से निकल गए। फिर वो मैन किलर के दिमाग में आई तो नताशा उसे गालियां दे रही थी। शीतारा ने कहा, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तुम मुमलिकत इसराइल में स्याह सफ़ेद की मालका थी। पारस ने तुम्हारे तख्त से तख्ता कर दिया, तुम्हें इक़्तिदार से हटाकर रास्ते की धूल बना दिया। पहले अपनी औकात देखो, फिर मुझ पर तनकीद करो। मैन किलर ने कहा, तुम दोनों यहाँ लड़ोगी तो हम अहम मसले पर गुफ्तगू नहीं कर सकेंगे। वो हमारी टेलीपैथी का दुश्मन हाथ आते आते निकल रहा है। नताशा ने कहा, वो कभी हाथ से ना निकलता, लेकिन इसी ने अपने यार को भगाया है। शीतारा गुस्से से भड़क कर बोली, सुअर की बच्ची को अपने दिमाग से निकालो वरना मैं जा रही हूँ। वो बोला, फॉर गॉड सेक, तुम दोनों अपना दिमाग ठंडा रखो, मेरी बात सुनो और समझो। हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों पर बुरा वक्त आया है। अगर हमने एक दूसरे के ताउन से पोरस को ख़त्म ना किया तो वो हम सबकी टेलीपैथी को खाक में मिला देगा। शीतारा ने कहा, पोरस को ख़त्म करने के लिए मैं इस जलील औरत के ताउन की मोहताज नहीं हूँ। आखिरी बार कह रही हूँ, इसे निकालो वरना मैं जा रही हूँ। मैन किलर ने कहा, नताशा, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ अभी चली जाओ, मैं फिर तुम्हें बुलाऊंगा। मिस्टर किलर, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो। ये देवी कहलाने वाली कभी किसी की बनकर नहीं रही। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम इसको अपने दिमाग से निकाल दो। वो बेजार होकर बोला, तुम दोनों गुस्से में हो, ऐसे में काम की बातें नहीं हो सकेंगी। बेहतर है हम ये मीटिंग अभी मुलतवी कर दें, मैं बाद में तुम दोनों से बारी बारी रब्ता करूंगा। उसने सांस रोक ली। दोनों उसके दिमाग से निकल गईं। नताशा अपनी जगह दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वो अपनी कार में थी। मैन किलर के जरिए से मालूम हुआ था कि पोरस एक पार्क में छुप गया है। नताशा उसकी तलाश में वहां तक आई थी और मायूस हो रही थी क्योंकि तमाम फौजी उसे ढूंढ निकालने में नाकाम हो रहे थे। दूसरी तरफ शीतारा भी उसी कार में थी जिसमें पोरस उसे छोड़ गया था। वो बड़ी देर से इंतजार कर रही थी कि पोरस के गिरफ्तार होने या हलाक किए जाने की खबर मिले। वो ख्याल ख्वानी के जरिए कितने अफसरों के दिमागों में पहुंच रही थी और देख रही थी कि वो सब बड़ी तुंदही से उसे तलाश कर रहे हैं। वो अब नजर नहीं आ सकता था। बड़ी खामोशी से शीतारा के पास आकर कार में बैठ गया। पहले वो नादीदा था और ये नमूदार था। अब वो नमूदार हो गई थी और ये नादीदा रहकर उसका पता ठिकाना मालूम करने वाला था। वो इस दौरान में ख्याल ख्वानी के जरिए मैन किलर के अंदर थी। पोरस समझ रहा था कि तमाम मुखालिफ टेलीपैथी जानने वाले मैन किलर के पास जा रहे हैं और उसके जरिए उसे घेरना चाहती हैं। पोरस ने भी उसके अंदर पहुंचकर देखा शीतारा और नताशा एक दूसरे से झगड़ा कर रही थी और मैन किलर दो पार्टों के बीच पिस रहा था। आखिर उसने सांस रोककर दोनों को अपने दिमाग से भगा दिया था। शीतारा ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर एक फौजी अफसर से पूछा, क्या उसकी गिरफ्तारी की उम्मीद है? मैडम, मुश्किल है। पार्क बहुत वसी और रीज़ है। छुपने और फरार होने के कई रास्ते हैं। शायद वह फरार होने में कामयाब हो चुका है। उसने मायूस होकर कार स्टार्ट की। फिर उसे ड्राइव करते हुए मेजर टी हंटर और गोरानो जोसेफ को मुखातिब करके बोली, न्यूयॉर्क वापस जाओ, वो कमबख्त कहीं रूपोश हो गया है। टी हंटर ने पूछा, क्या हम उसे न्यूयॉर्क में तलाश करें? हाँ, जिस पर भी पारस होने का शुबा हो तो समझ लेना कि वो पोरस भी हो सकता है। ऐसे वक्त मुझे इतला देना, मैं उसकी असलियत को समझ सकूंगी। वो उन्हें हदायत देने के बाद ड्राइव करते हुए सोचने लगी। फिर उसने पारस को मुखातिब किया। उसने पूछा, क्या परेशानी है, क्यों आई हो? तुम दोगले हो। तुमने पोरस से यह सौदा किया कि वह तुम्हारी टेलीपैथी को नहीं मिटाएगा, इसलिए तुमने उसकी जान बचाई थी। मैंने बुरे वक्तों में कई बार तुम्हारी भी जान बचाई है और जान बचाने का सौदा कभी नहीं किया। इसी तरह पोरस से भी कभी कोई सौदेबाजी नहीं हुई है। लेकिन तुम यकीन नहीं करोगी, जब वो दवा तैयार होगी तो क्या वो तुम्हारी टेलीपैथी के इल्म को नहीं मिटाएगा? ज़रूर मिटाएगा। जो सलूक दूसरों से करेगा वो मुझसे भी करेगा।
क्या तुम चाहते हो कि वह ऐसा करे? तुम मेरे दिमाग में आओ। मैं नहीं चाहूँगा, तब भी वो अपने मंसूबे पर अमल करेगा। पारस उसके दिमाग में आ गया। वो बोली, हम सब उसके इरादों से उसे बाज रखने की कोशिशें कर रहे हैं, ऐसी कोशिश तुम क्यों नहीं करते हो? तुम सब उसे बाज रखने की नहीं, मार डालने की कोशिशों में मसरूफ़ हो। मैं उसका जानी दुश्मन नहीं हूँ। तुम ना समझ में आने वाले मक्कार हो। अपनी टेलीपैथी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूर कुछ कर रहे हो। क्यों मेरे पीछे पड़ रही हो? तुम्हें पोरस के पीछे पड़ना चाहिए। मैं उसी के पीछे थी, फिर वो तुम्हारे आगे हो गया। हाँ, वो फिर मेरे हाथ से निकल गया है। क्या इस बार भी मुझे इल्ज़ाम दोगी कि मैंने उसे बचाया है? नहीं, मगर क्या? कुछ कहने से झिझक रही हो? हाँ, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कहाँ से बेशर्मी करके आ रही हो? मजाक ना करो, मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें बुरा भला कहा था, लेकिन मेरे दिल में झांक कर देखोगे तो मालूम होगा कि मैंने मोहब्बत से ऐसा कहा था। खुदा दुश्मन की दुश्मनी से बचाए ना बचाए, मगर तुम्हारी मोहब्बत से ज़रूर बचाए। तुम फिर मीठी चुरी बन रही हो। क्या मैं चला जाऊँ? प्लीज़ ऐसा न करना, मैं बहुत परेशान हूँ। पोरस कहीं रुपोश हो गया है, अब वो ज़रूर मेरी ताक में होगा। ये तो हो रहा है, कभी तुम उसके पीछे भागती हो, कभी वो तुम्हारे पीछे भागता है। तुम मुझसे क्या तवक्को कर रही हो? पोरस तुम्हारी तरह गज़ब का मक्कार है। क्या ये मेरी तारीफ़ कर रही हो? हमारी दुनिया में मक्कारी बहुत बड़ी खूबी बन गई है। पोरस की मक्कारियों का तोड़ तुम ही कर सकते हो। अच्छा, तो तुम मुझे तोड़ जोड़ के लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। मैं पिछली तमाम नफ़रतें और अदावतें भूलकर तुम्हारे इस्तेमाल में रहना चाहती हूँ, और तुम मेरे इस्तेमाल में रहो। बात तो वही हुई कि मुझे पोरस के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहती हो, लेकिन ये जो अपनी रिश्वत पेश कर रही हो, ये बासी हो गई है। देखो, मेरी इंसल्ट ना करो। सिर्फ एक बार मुझ पर भरोसा करके दोस्ती कर लो। तुम मान लोगे कि मैं सदाबहार हूँ, कभी बासी नहीं हो सकती। कोई दूसरी बात करो। मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया, सुनोगे तो खुश हो जाओगे। पता नहीं तुम कैसे कैसे अंदाज में खुश करना चाहती हो। आइडिया क्या है? आज सभी देख रहे हैं कि पोरस के नाम से एक नया पारस पैदा हो गया है। तुम में और उसमें कोई फ़र्क नहीं। इस तरह मैं तुम्हारे लिए एक नई नवेली 18 बरस की देवी सितारा पैदा कर दूंगी। कितने महीने बाकी हैं? पैदा करोगी तो वो 18 बरस की नहीं, बालिश्त भर की होगी। प्लीज़ समझा करो, मैं टेलीपैथी और तनवीमी अमल के ज़रिए 18 बरस की निहायत हसीन तरीन दोशीज़ा को देवी सितारा बना दूंगी। वो हमेशा तुम्हारी वफादार बनकर रहेगी। वो नकली सितारा मेरे पास आएगी तो तुम्हें क्या हासिल होगा? तुम मेरे दोस्त बनकर रहोगे और मेरी हमायत में पोरस को मुंह तोड़ जवाब देते रहोगे। हो सकता है जो नई सितारा तुम पैदा करो वो मुझे पसंद ना आए। मैं दूसरे दिन दूसरी उससे भी अच्छी सितारा पैदा कर दूंगी। तुम ऐसा करो कि पहले 2-4 सितारा पैदा कर लो, उनमें से मैं किसी का इंतखाब कर लूँगा। 2-4 पैदा करने में कई दिन लग जाएंगे। उस वक्त तक पोरस एंटी टेलीपैथी दवा तैयार कर लेगा, हम सबकी टेलीपैथी ख़त्म कर देगा। जब तुम मेरे लिए इतने पापड़ बेल रही हो तो मैं तुम्हें एक तदबीर बताता हूँ, उस पर अमल करोगी तो वह एंटी टेलीपैथी दवा जल्दी तैयार नहीं कर सकेगा। वह तदबीर क्या है? पोरस को भी 18 बरस की सितारा पेश करो। एक नहीं 2-4 पेश करो। तुम्हारी पैदा की हुई कोई ना कोई सितारा उसे उलझाए रखेगी। वो कायल होकर बोली, तदबीर अच्छी है, अगर पोरस कायल हो जाए तो? तुम किसी को कायल करने और अपनी तरफ माइल करने में माहिर हो। अगर वह तुम्हारे दाम में आ जाए तो फिर तुम्हें मेरी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। मैं अभी उसे फांसने की कोशिश करती हूँ। जाओ, खुदा का शुक्र है मुझे फांसने से बाज आ रही हो। पारस उसके दिमाग से चला गया। वो कार ड्राइव कर रही थी, इसलिए ख्याल ख्वानी नहीं कर रही थी। पारस उसके अंदर था। उसके जाने के बाद उसने सोचा, मैं अपने बंगले में पहुंचकर पोरस से रब्ता करूंगी। मैन किलर की पूरी फोर्स उसे काबू नहीं कर सकेगी। मैं भी उसे दुश्मनी से नहीं, दोस्ती से अपने काबू में रख सकती हूँ। वह अपने करीब पोरस की मौजूदगी से बेखबर थी। उसने अपने बंगले के सामने गाड़ी रोकी, कार से निकलकर दूर तक नजरें दौड़ाईं। उसे यह खौफ था कि वो छुपने वाला उसका ताक़ुब करता हुआ उसकी रिहाइशगाह तक पहुंच सकता है। उसे वो दुश्मन नजर नहीं आया जिसे वो फिर दोस्त बनाना चाहती थी। वो बंगले के अंदर आई, थकी हुई थी, पहले गुस्ल करना चाहती थी। उसने अलमारी से अपना लिबास निकाला, इसके साथ चंद नादीदा बनाने वाली गोलियां भी निकाली। पोरस उससे दूर था, उन गोलियों को ना देख सका। वो बाथरूम में चली गई। पोरस उसका इंतजार करने लगा। फिर उसने सोचा, इसे गुस्ल करने और लिबास पहनने में कुछ वक्त लगेगा, यहाँ सामान की तलाशी लेना चाहिए। इसने नादीदा बनाने वाली गोलियां और फ्लाइंग कैप्सूल छुपा कर रखे होंगे। उसे तलाशी लेने के लिए नमूदार होना पड़ा। उसने अलमारी के पास आकर इसे खोला। सितारा ने बाथरूम के अंदर देखा, साबुन नहीं था। दूसरा साबुन कमरे से लाना था। उसने कमरे में जाने के लिए बाथरूम का दरवाज़ा खोला तो अलमारी के पास पोरस को देखकर ठिठक गई। फौरन ही वापस उस लिबास के पास आई जिसे अलमारी से निकाला था। वहां गोलियों और कैप्सूलों की डिब्बियां रखी हुई थी। उसने गोली निकालकर हलक से नीचे उतार ली, नादीदा बन गई। ये तो उसे मालूम हो चुका था कि पोरस के पास गोलियों का नाकारा बनाने वाली दवा है। वो इस दवा को बंगले के अंदर स्प्रे करेगा तो वो फिर नमूदार हो जाएगी। डिब्बिया में जितनी गोलियां और कैप्सूल हैं वो भी काम के नहीं रहेंगे। वो तेजी से चलती हुई बंगले के बाहर आई। अपनी कार में बैठकर उसे स्टार्ट करती तो पोरस दौड़ा चला आता। उसने अपनी कार वहीं छोड़ दी, बंगले के हाथे से निकलकर सड़क पर आई। किसी की कार खड़ी हुई थी, कार वालों से स्टार्ट कर रहा था। वो उसके अंदर आकर बैठ गई। पता नहीं वो कार कहाँ जाने वाली थी। सितारा मुतमईन थी कि वो नाकारा बनाने वाली दवा से दूर होती जा रही थी। पोरस ने उस अलमारी की अच्छी तरह तलाशी ली। उसे मतलूबा गोलियां और कैप्सूल नहीं मिले। वो वहां से पलटकर दूसरे सामान में उन्हें तलाश करना चाहता था। तब उसकी नज़र बाथरूम की तरफ गई। दरवाज़ा खुला हुआ था, जबकि थोड़ी देर पहले वो बंद था। उसके दिमाग में सवाल उभरा कि उसने दरवाज़ा खोलकर उसे देखा है।
और अब बाथरूम में छुपी हुई है। नहीं, अगर छुपी होती तो दरवाज़ा बंद होता। उसने लिबास के अंदर से टीटी निकाल ली। ये फैसला किया कि जैसे ही नजर आएगी उसे जख्मी करेगा, फिर उसके दिमाग पर कब्जा जमाएगा। उसने बाथरूम के पास आकर अध खुले दरवाजे को लात मारी। वो पूरी तरह खुल गया। उसने अंदर आकर देखा। मायूसी हुई, वो नहीं थी। उसने बंगले के दूसरे हिस्से में जाकर देखा, फिर समझ गया कि शी-तारा की दूसरी तमाम गोलियां हासिल करने के लिए उसने नमूदार होकर गलती की थी। वो फरार हो गई है, अब हाथ नहीं आएगी। ऐसे ही वक्त शी-तारा ने ख्याल ख्वानी के जरिए उसे मुखातिब किया। हेलो पोरस, अभी तक मेरे बंगले में हो? हाँ, मेरी एक गलती से तुम बच निकली हो। बड़ी किस्मत वाली हो। मैं तुम्हें पैरों की जूती बनाकर पहनने वाला था। कोई बात नहीं, फिर सही। मैं तुम्हें हलाक करना चाहती थी, कामयाब ना हो सकी। तुम अभी मुझसे पूरी तरह इंतकाम लेना चाहते थे, तुम भी नाकाम रहे। हिसाब बराबर हो गया। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो नफरत है उसे ख़त्म नहीं कर सकते। नफरत ख़त्म करने का मतलब है फिर से दोस्ती करने की हमाकत की जाए। अगर मोहतात अंदाज में दोस्ती की जाए तो वो हमाकत नहीं होगी। मोहतात अंदाज में किस तरह दोस्ती हो सकती है? यानी हम एक दूसरे से दूर रहें मगर एक दूसरे के काम आते रहें। एक दूसरे पर भरोसा ना करें लेकिन एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते रहें। ऐसी दोस्ती करने के लिए मेरे पेट में दर्द नहीं हो रहा है। हाँ, जिस तरह तुम पारस के हमशक्ल हो और बिल्कुल उसकी तरह गैर मामूली सलाहियतों के मालिक हो, उसी तरह मेरी एक हमशक्ल शी-तारा पैदा हो गई है। वो बिल्कुल मेरी तरह गैर मामूली सलाहियतों की मालिक है। हमारे तुम्हारे जैसे हमशक्ल पैदा हो रहे हैं, ये कोई हैरानी की बात नहीं है। सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली खबर तो मेरे पास है। सुनोगी तो यकीन नहीं करोगी। ऐसी क्या बात है कि मैं यकीन नहीं करूँगी? तो फिर सुनो, एक नया फरहाद अली तैमूर पैदा हो गया। वो बिल्कुल फरहाद साहब की तरह गैर मामूली सलाहियतों का मालिक है। फिक्र न करो, कोई दूसरा फरहाद पैदा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? दूसरा पारस आ गया, दूसरी शी-तारा भी पैदा हो गई, तो दूसरा फरहाद अली तैमूर क्यों पैदा नहीं हो सकता? क्या तुम नहीं चाहती कि दूसरी शी-तारा के वजूद पर यकीन करो? मैं चाहती हूँ, ये सच है। तो फिर मेरे सच पर भी यकीन करो। इस सच के बाद दूसरा सच यह है कि फरहाद के साथ दूसरी सोनिया भी पैदा हो गई है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम खुद अपना मजाक बना रही हो। मुझे नए सिरे से फांसना चाहती हो तो कोई अच्छी सी तदबीर सोचो, मगर ज़रा जल्दी सोचो। मेरे डॉक्टरों ने यह खुशखबरी सुनाई है कि अगले हफ्ते तक एंटी टेलीपैथी दवा तैयार हो जाएगी। यह कहकर उसने सांस रोक ली। वह दिमागी तौर पर उस कार में हाजिर हो गई जिसमें नादीदा बनकर सफ़र कर रही थी। पोरस की यह बात धमाके से कम नहीं थी कि टेलीपैथी के इल्म को नाबूद कर देने वाली दवा अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगी।